नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज 22 जून है और हम हमारे 8वें लेक्चर पर आ गए हैं। अभी तक के कितने लोगों ने पूरे 8 अच्छे से देख लिए? 7 देखे और आज आए हैं, कंफर्म करो सबसे पहले। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो ये सीरीज इसी तरह बढ़िया चलती रहेगी, सभी सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए जो बहुत सरल भाषा में बहुत जटिल एडिटोरियल्स को समझना चाहते हैं कम समय में और अपने नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हैं। हम आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां आप अभी हैं, हमने आपके लिए 4 प्लेलिस्टें बना रखी हैं जो आपको होम पर भी दिख जाएंगी। हमारी यहाँ लिंक में भी है, डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। आपके लिए ही है, इन्हें अच्छे से पूरा देखें, पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला एडिटोरियल हिंदू अखबार से है, गवर्नमेंट हेल्प फॉर द कोविड डेड। क्या भारत सरकार कोविड से जो लोग मर गए उनके परिवारों को मदद देगी? इस तरह की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी कि हर व्यक्ति को एक्स ग्रेशिया, यानी आउट ऑफ फेवर, नॉट आउट ऑफ एनी लीगल बाउंड, आप 4 लाख रुपए दें। सरकार ने क्या कहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, और उसके ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है। बहुत प्यारा एडिट है जिसमें कहीं ना कहीं एम्पथी यानी संवेदना की बात की गई है और भारत को अब आगे का रास्ता क्या अपनाना चाहिए उसके बारे में भी बात हुई है। ये जो आप पढ़ेंगे ना मेरे साथ, ये आपको तीसरे एडिटोरियल में बड़ा काम आएगा कि भारत में आज गरीबों का कोई काउंट ही नहीं है जबकि मास पॉवर्टी बढ़ गई है, और ये एडिटोरियल और ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है भैया, शुरू करूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि देखो दादा, ऐसा है, अपने पास तो पैसा है नहीं। एक्स ग्रेशिया मतलब बाय फेवर, नॉट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी व्यक्ति को हम जो कोविड-19 से जितनी भी मौतें हुई हैं उनके हर परिवार को हम पैसा देते फिरें, ऐसा जो पिटीशन लगा है 4 लाख रुपए कंपनसेशन का, हम तो दे नहीं सकते। नो मनी, पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है भारत का, उसमें इस तरह से मरे हुए लोगों के किथन किन परिवारों को मदद देने का प्रावधान तो है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हमारा बटुआ खाली हो चुका है। फिर सरकार ने अगला तर्क दिया कि पेंडेमिक कोई भारत का तो है नहीं ना, पेंडेमिक तो बाहर से आया है और पूरी दुनिया में पेंडेमिक चल रहा है। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा सीधे सीधे उन परिवारों को दिया जाता है या नहीं। सवाल यह है माय लॉर्ड, अदालत को यह समझना चाहिए कि पैसा दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। आपको बात समझ में आई? अब कैसा दिया जाएगा देखते हैं। तो हिंदू का एडिटर यहां कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, यह तर्क तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप सेंट्रल विस्टा पे हजारों करोड़ तो लगा ही रहे हो, तो उसको रोक दो अगर आपको पैसा देना है तो। हाउ इट इज स्पेंड, ये जो गृह मंत्रालय ने तर्क दिया, हिंदू का एडिटर कहता है, सरकार कहती है कि वो हेल्थ केयर पे, सोशल प्रोटेक्शन पे, इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द अफेक्टेड पे खर्च करेगी, तो ये इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। और एक बार में एक झटके में चेक से 4 लाख रुपए का कंपनसेशन जैसा पिटिशनर्स मांगते हैं वैसा नहीं देगी। ये लॉजिक सुनने में अच्छा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लॉजिक है। 5 साल, 10 साल, 15 साल में जीडीपी का निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य पे खर्च करना, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कई बार कहा है, बजट भी कहता ही है। लेकिन जिनके ब्रेड विनर्स की मौत हो गई, उन परिवारों को तो आज पैसा चाहिए ना, उनको तो आज शाम की रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए। इंडिया एक्चुअली नीड्स इन द लॉन्ग रन अ यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो भारत में निश्चित तौर पर गरीब से गरीब आदमी भी एक अस्पताल में जाके मुफ्त में बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज करवाए, ऐसा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था भारत में है नहीं। उसके लिए हमें 2.5 से 3% जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा। ये बात तो हम सबके हरदिल अजीज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम भी कही चुके हैं इस साल के सर्वे में। बजट 2021-22 ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि भैया कोविड स्पेंडिंग भारत ने की 13% जीडीपी की, लेकिन जब उसका पूरा एनालिसिस हुआ तो ये पता चला कि उसमें डायरेक्ट मदद इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, कैश ट्रांसफर, वो बहुत कम थी, और मैक्सिमम मदद ये थी कि भाई लोन ले लो, क्रेडिट प्रोविजन ले लो, कम रेट पे ले लो। दूसरी वेव में जिस स्केल पर मौतें हुई हैं वो इतनी बड़ी है कि थोड़ा बहुत कैश ट्रांसफर कोई काम ही नहीं आएगा। आईएमएफ ने ये ढूंढा कि 2020 में भारत में जो फूड दिया गया फ्री में, जो फ्यूल में कुछ सपोर्ट कहीं दिया गया, और जो कैश ट्रांसफर्स हुए वो 1.2% ऑफ जीडीपी था। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑफिशियली एक्सपेक्ट पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन सरकार एक्चुअली वही कह रही है। राइट, व्हेन द पेंशन सिस्टम इज सो वीक, बैंक्स आर नॉट पेइंग मच ऑन डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट पे तो अब कुछ मिलता ही नहीं है प्रैक्टिकली, आफ्टर इन्फ्लेशन तो आप माइनस में ही चले जाते हो। एंड लैक्स ऑफ फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर ब्रेड विनर्स।
ऐसे में सरकार का ये कहना कि भाई परिवार अपना अपना देखें, ये तो बात नाजायज़ है, ऐसा एडिटर का कहना, ये बात तो गलत है। टाइम टू लॉन्च अ सुपर रिच टैक्स टू कलेक्ट मनी फॉर द वर्स्ट हिट ऑफ इंडिया। हिंदू एडिटर कहता है कि भारत के जो सबसे रईस लोग हैं उनके ऊपर एक विशेष वेल्थ टैक्स या सुपर रिच टैक्स लगाकर लाखों करोड़ों इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिससे सरकार इसकी फंडिंग कर सकती। सरकार चाहे तो 1 मिनट में ऑर्डर ला सकती, कौन रोक सकता है। तो इसकी समरी कमेंट थ्रेड में दीजिए। सुपर रिच टैक्स क्या होगा वो बताइए, और क्या आपको पता है इस साल पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज़्यादा हो गया कलेक्शन में? क्या आपको पता है इस साल इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा हुआ? उसके क्या मायने हैं? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट? डू शेयर। आज का दूसरा एडिट, अमेरिकाज नेवर एंडिंग वॉर। तो भाई अमेरिका जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दुम दबाकर अफगानिस्तान से भाग रहा है। 20 साल लड़ाई करके उसको समझ में आ गया कि इनसे तो जीत नहीं सकते, और अफगानिस्तान को इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। ये सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये, दैट अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह। सुना है आपने? तो कौन से ऐसे 3 बड़े साम्राज्य थे जो अफगानिस्तान में घुस तो गए लेकिन फिर दुम दगा भागना पड़ा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब सत्ता में आए जनवरी 2021 में, उनके सामने समस्या ये हो गई कि जो पुराने युद्ध अमेरिका के चलते चले आ रहे हैं, जिनको अमेरिका की राजनीतिक लेक्सिकन यानी भाषा में नेवर एंडिंग वॉर कहा जाता है, वो इनके माथे आ गए। तो उन्होंने तो भाई डिसीजन ले लिया कि 9/11 11 सितंबर 2001 को हुआ था ना अमेरिका में, जब टेररिस्ट हमले अलकायदा ने करवाए थे, उसकी जो 20वीं बरसी है वो इस साल आएगी भैया, 11 सितंबर 2021 को। उसके पहले अमेरिका का आखिरी सैनिक निकल जाएगा अफगानिस्तान से, फटाफट चलो निकलो निकलो निकलो, लिटरली। बाइडेन अब ये जानते हैं कि इसका खतरा ये है कि तालिबान की हिम्मत बढ़ रही है और वो पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो 20 साल का जो खून बहा वो भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये इंप्रेशन न जाए, इसीलिए व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी अमेरिका में बाइडेन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी और हाई कमीशन फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन अफगानिस्तान के बॉस अब्दुल्ला जो घनी साहब के कॉम्पिटिटर हैं, इन दोनों को बातचीत के लिए बुलाया। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम इंगेज्ड हैं अफगानिस्तान से, लेकिन क्या हो रहा है ज़मीन पे, ये जितने भी अमेरिका के सैनिक हैं ये तो एक एक करके निकल रहे हैं। तो तालिबान को जो मैसेज चाहिए वो तो ये है कि ये जा रहे हैं। फरवरी 2020 से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया था अफगानिस्तान छोड़ना है। उस चक्कर में उन्होंने दोहा की राजधानी कतर में जो है तालिबान के साथ ज़ल्मै खलीलज़ाद साहब को अपॉइंट करके टॉक्स चालू करवा दिए थे। तालिबान ने देखा कि अमेरिका तो भाग रहा है, तो उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और पूरे अफगानिस्तान में बमबारी शुरू कर दी। भयानक आतंकी हमले, हज़ारों लोग मर गए हैं, और ऐसा करके उसने अमेरिका पे दबाव बनाया कि और जल्दी निकलो और जल्दी निकलो। समझ रहे हैं आप? और ये बात अमेरिका को समझनी चाहिए थी। इंटेल ये सजेस्ट कर रहा है, इंटेल यानी खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि अल कायदा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए अमेरिका घुसा था ओरिजिनली अफगानिस्तान में, और अल कायदा के रिलेशंस तालिबान के साथ बने हुए हैं। इसका मतलब अमेरिका के निकल जाने के बाद अफगानिस्तान आतंकी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा बनेगा, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और अमेरिका की एयरफोर्स का अब हमले बंद हो गए तालिबान पे, तो तालिबान ज़्यादा जगह, ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर रहा है सरकार से। तो जो अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल है, वो तो बड़ा अंधकारमय है, क्योंकि अफगानिस्तान शायद अब कुछ समय बाद तालिबान के अंडर आ जाएगा। पाकिस्तान को बिल्कुल फ्री हैंड मिल जाएगा, और ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि भारत ने अरबों रुपए एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिए, तो पाकिस्तान जो है भारत को वहाँ से बाहर ही कर देगा। अमेरिका अगर चाहता तो ये सब करने के बजाय अफगानिस्तान की सुरक्षा सेनाओं, एडीएफ, और उनका पूरा नाम भी इसमें दिया हुआ है, एडिटोरियल अच्छे से पढ़िएगा, को सपोर्ट कर सकता था और धीरे धीरे तालिबान को क्रश करने में मदद करने के बाद निकल सकता था। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, जिससे अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल के निवेश भी बेकार हो गए, और तालिबान अब स्ट्रेटेजिकली वीक नहीं, स्ट्रांग हो गया है। शायद कुछ ही दिनों में खबर मिलेगी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया है और एक सेमी ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बना दी है, लेकिन सब कुछ इस्लामिक कानून के तहत। उससे किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ इससे कि आतंकवाद और बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली ये चाइना की भी बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट और शिंजियांग के वीगरों से उनका लिंक, और तालिबान को अगर गुस्सा आ गया तो वो क्या क्या कर सकता है, ये बात चाइना जानता है। तो मुझे बताइएगा, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या है और चाइना के शिंजियांग में क्या चक्कर चल रहा है, जरा बताओ। आज का तीसरा बड़ा भारी भरकम, सीमा चिश्ती जी ने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखती हैं।
नॉट काउंटिंग पुअर डजंट एंड पॉवर्टी, बेसिकली द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज। क्या कहती हैं सीमा मैडम? वो कहती हैं भारत में गरीबी और गरीबों की संख्या का काउंटिंग कोई कर ही नहीं रहा है, तो क्या हम ये मान के बैठे हैं कि गरीबों की तरफ नहीं देखेंगे और काउंटिंग नहीं करेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा तो होगा नहीं। और अगर काउंटिंग ही नहीं हो रही, गरीबों का नंबर ही नहीं पता है, तो सरकारी नीतियां कैसे बनेंगी? तो नॉट काउंटिंग पुअर डजंट एंड पॉवर्टी। अच्छा देखिए, बेसिक बात यह है कि भारत का जो पिछला ऑफिशियल गरीबी का पूरा सरकारी रिपोर्ट आया था वो 2011-12 में था, और वो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, रंगराजन रिपोर्ट और ये सब था। उसके बाद आज तक भारत सरकार ने गरीबी की कोई रिपोर्ट ही नहीं छापी। तो मतलब हमें 10 साल से पता ही नहीं कि भारत में गरीबी क्या है, जबकि सारे इंडिकेटर्स ये हैं कि पिछले 4 सालों में गरीबी बेतहाशा बढ़ गई है। इस साल का मार्च अप्रैल मई का प्यू रिसर्च का रिपोर्ट भी यही बताता है। तो शुरू करें भैया। देखिए, जब तक एक बहुत ही डिटेल क्वांटिटेटिव सर्वे नहीं होगा गरीबों का और गरीबी का भारत में, तब तक कोई भी नीति बन नहीं सकती है गरीबों के लिए। 2021 के भारत में हर कोई इस बात को धीरे धीरे समझ गया है, और सरकार इसी बात से बहुत विचलित है कि कोविड से जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या जो है वो ऑफिशियली बताई गई संख्या से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और वो संख्या जाने बिना सही सहयोगात्मक नीतियां बन भी नहीं सकती। अब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा। देखिए, इसके पीछे सरकार का एक और दूसरा डर बहुत बड़ा है। मान लो ऑफिशियली आपने कहा कि 3-3.5 लाख मौतें हुई हैं, जो भी नंबर है ऑफिशियल। अब पता चला कि दावे करने वाले 25 लाख लोग आ गए और पूरे सबूतों के साथ आ गए, तो सारी पोल ही खुल जाएगी ना कि भाई ऑफिशियल आंकड़े सारे गलत थे। आप बात को समझिए, मतलब बिटवीन द लाइन देयर आर सम अदर फियर्स। पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो निकाला जा सकता है। सेम फॉर द पुअर। तो जिस तरह कोविड से मरे लोगों की संख्या मालूम होनी चाहिए, उसी तरह गरीबों की संख्या भी मालूम होनी चाहिए। जब तक आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर सर्वेक्षण नहीं करेंगे और गरीबों को गिनेंगे नहीं, तो वो आपकी प्राथमिकता कैसे बनेंगे? भाई आज विश्व बैंक की गरीबी रेखा है $2 प्रति दिवस, और वो एक्चुअली बहुत कम है, लेकिन रंगराजन कमेटी से ज़्यादा है। तो आप $2 पर डे का कंजम्पशन भी अगर मान लेते हो, इनकम मान लेते हो, तो उससे भी गरीब काउंट कर लो। किसने मना किया है? ऐसा सीमा चिश्ती का दावा है कि भारत पिछले कुछ सालों में गरीबी में बहुत इजाफा देखा है, और सरकार उस सत्य को जानना नहीं चाहती है, क्योंकि उससे क्या है कि जो एक इमेज बनी हुई है वो खराब हो जाती है। भाई ये बिगेस्ट और वो लार्जेस्ट ये हम बहुत करते हैं, उससे क्या होगा कि जब भी मालूम चलेगा गरीबी में भी हम लार्जेस्ट हो गए, इमेज वर्ल्ड में खराब हो जाएगी, और हमारी मीडियन इनकम जो है वो बहुत ही कम निकल कर आने वाली है। ऐसा कहते हैं 2013 में मीडियन इनकम हमारी केवल $616 थी, और हम 131 देशों में 99 नंबर पे थे। ब्रिक्स में तो सबसे नीचे थे और कम होते जा रहे थे। 2017-18 में एक अच्छा मौका था सरकार के पास गरीबी के आकलन का, जब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एनएसएसओ ने पूरी रिपोर्ट छापी थी। अब उसमें यह पता चला कि 1972-73 के बाद से जब भारत में गरीबी कम होना शुरू हो गई थी, पहली बार 17-18 में गरीबी बढ़ गई, क्योंकि जो मंथली पर कैपिटा उपभोग व्यय है वो गिर गया था, मतलब गरीबी बढ़ गई। तो सरकार ने उस रिपोर्ट को ही खत्म कर दिया, वो रिपोर्ट कभी पब्लिक में आई नहीं। भारत वैश्विक हंगर सूचकांक में बहुत तेजी से सीरियस हंगर कैटेगरी में चला गया। भारत का अपना सरकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने भी ये बोला कि दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित लोग भारत में हैं। पैरेलल में खबर आई कि बांग्लादेश की पर कैपिटा भारत के बराबर हो गई है, और नवंबर 2016 से जो ये, इसको 2016 कर लीजिएगा कृपया, माफ़ी चाहता हूँ, नवंबर 2016 से जो डीमोनेटाइजेशन हुआ और उसके बाद से जो धीरे धीरे समस्याएं आना शुरू हुई, उसके बाद फिर हमारी इकोनॉमी सिकुड़ी गई 2020 में, और कोविड पैंडेमिक में तो बिल्कुल भूचाल ही आ गया भारत के मेजॉरिटी लोगों के लिए। हालांकि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। 2019 की रिपोर्ट जो आई थी, ग्लोबल एमडीपी रिपोर्ट, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, मतलब एक से अधिक सूचकांकों पर गरीबी, समझ में आ गया, एक अधिक सूचकांक गरीबी, उसमें भारत में 27 करोड़ लोगों को 2006 से 16 के बीच में गरीबी से बाहर निकालने में भारत सफल था, और उसके बाद उल्टा हो गया और उसके बाद गरीबी बढ़ने लग गई। ये ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं। मार्च 2021 में प्यू रिसर्च ने बहुत ही घातक रिपोर्ट लाई कि भारत में 13 करोड़ 40 लाख लोग गरीब हो गए। यह आंकड़ा 2020 में केवल 6 करोड़ था। और इसका हाउ डिड यू मेजर इट? वही वर्ल्ड बैंक का प्रतिदिन $2 की परचेजिंग पावर पैरिटी इनकम। हम यहाँ एक्चुअल नॉमिनल इनकम की भी बात नहीं कर रहे हैं, पीपीपी इनकम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो भारत जो है बहुत दशकों के बाद फिर से मास पॉवर्टी वाला देश बन गया। ये बहुत खतरनाक बात है। और ऐसा क्यों?
क्योंकि देखिए 1951 से 74 तक भारत में गरीबी लगातार बढ़ी थी। 47% भारतीय गरीब थे, वो बढ़ के हो गए 56%। और 74 से गिरती गई और फिर 2015-16 से गरीबी फिर से भयंकर तेजी से बढ़ रही है। तो हम एक कंट्री ऑफ मास पॉवर्टी बन गए। पॉवर्टी लाइन का डिबेट तो बहुत घातक डिबेट है भारत का, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट माने या रंगराजन कमेटी की माने, और ये डिबेट चलती रहेगी, उससे किसी को इनकार नहीं, करते रहो लेकिन नंबर्स तो लाओ। फिर ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि पॉवर्टी के वास्तविक नंबर क्यों पता होने चाहिए। पहली बात, एक बार जनता को पता चल गया कि भारत की अधिकांश आबादी गरीब हो गई है, तो डायरेक्ट कैश सपोर्ट प्रोग्राम और यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सपोर्ट मिलेगा। आज लोग बोलते हैं अरे ये फोकट का पैसा मत दो। सरकार की नीतियों को मजबूरी में इस मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, न कि माइनॉरिटी कॉरपोरेट पॉपुलेशन को, जिनको लाखों करोड़ों का फायदा हुआ पिछले 3 सालों में, या तो लोन राइट ऑफ के जरिए, या कॉरपोरेट टैक्स की कमी के जरिए, या आने वाले सालों में पीएलआई सब्सिडी के जरिए। हमारे राजनीतिक नेताओं से सवाल जवाब होंगे इन मुद्दों पे जो वाकई में मायने रखते हैं, गरीबी और करोड़ों की जो ये मिजरी है भारत में, कि जो लोग भयानक वंचितता में जी रहे हैं। पैरेलल में भारत में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग सुर्खियों में छाए रहते हैं कि आज इसकी दौलत 500 करोड़ से बढ़ गई, आज इसकी दौलत 5000 करोड़ से बढ़ गई। तो उनको तो एक एक को हम गिन रहे हैं, हमारा मीडिया गिन रहा है, इनकी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है। इसलिए गरीबी के आंकड़े जरूरी हैं अगर आप वाकई में डेमोक्रेसी हैं तो। ये बात एक्सपर्ट्स ने कई सालों से कह दी थी कि क्योंकि भारत की द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो वो तो मार्जिनलाइज ही रहा है। अर्जुन सेनगुप्ता, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 2004। तो कहीं ना कहीं सरकार कब तक अपनी चुप्पी साधे रहेगी और पॉवर्टी सर्वेस नहीं होने देगी, क्योंकि ऐसा करके हम देश की मैक्सिमम आबादी के साथ भयानक अन्याय कर रहे हैं। उनको हमने हाशिए पर डाल दिया एज इफ दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट। समराइज कीजिएगा, आज का चौथा एडिट बहुत प्यारा है कि भारत में अब एक सच्चे अर्थों में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता है और उसके लिए राज्यों को अपना अपना टैक्स कलेक्ट करने दो। 1940 के दशक में भारत ने यह देखा, उस वक्त के नेताओं ने यह देखा, हैदराबाद, ट्रावनकोर, जोधपुर, भोपाल, जूनागढ़ बोल रहे थे कि हमको तो यूनियन ऑफ इंडिया में रहना ही नहीं, हम तो अपना देश बना लेंगे, तुम लोग हटो हमारा अलग। उन सबको पकड़ के लाइन में लाया गया। कश्मीर पर फिर नए बने पाकिस्तान ने हमला किया। गोवा को नेहरू जी ने पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया। मतलब काफ़ी गड़बड़ का माहौल था, फिर भी भारत एक बन गया, एक भारत बना। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वाले फाउंडर फादर्स ने यूनियन मॉडल लाया, अमेरिका का फेडरल मॉडल या कनाडा का कॉन्फेडरेट मॉडल नहीं लाया। और हमारे मॉडल में केंद्र को ज़्यादा शक्तियां दी हैं और उसका सबसे क्लियर प्रकटीकरण है टैक्स सिस्टम में। हमारे यहाँ 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष करों में इनकम टैक्स होते हैं जो आप और हम इंडिविजुअल्स भरते हैं और जो कंपनियां भरती हैं। भारत का मॉडल ये है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स केवल केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी। अमेरिका का मॉडल ये है कि इनकम टैक्स वहाँ की केंद्र सरकार, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और राज्य दोनों कलेक्ट करेंगे। भारत में क्या हो रहा है कि सेंटर अपना पूरा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, एक शेयरेबल पूल बनता है और फिर फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला लगा के उसमें से 41% राज्यों को दे देता है। अमेरिका में केंद्र सरकार 15% देती है क्योंकि बाकी का राज्य खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं, वो इतने निर्भर ही नहीं है केंद्र पे। भारत में क्या हो रहा है, ये कहने को तो 41% है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की ही रिपोर्ट में पता चलता है कि उतना मिलता नहीं है। फिर राज्यों के बीच में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन भी किया जाता है और इसीलिए राज्य रोते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। अब उसके अलावा सरकार ने क्या किया, पिछले 5 सालों में सेसेस से बहुत कमाई की है। 3.5 लाख करोड़ सरकार अपनी जेब में ले गई, क्योंकि संविधान के हिसाब से सेसेस की शेयरिंग ही नहीं होती राज्यों के साथ। तो राज्य बहुत नाराज हो रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत खतरनाक बात बोलने वाले हैं आगे। हमारे राज्यों के जो खुद के टैक्स हैं, मतलब पोस्ट जीएसटी के बाद भी ये अलाउड हैं, वो लिकर पे होते हैं, प्रॉपर्टी पे हैं, रोड व्हीकल पे हैं। पूरे भारत में देखें, अगर आप पूरा आंकड़ा भारतवार अगर देखें, इंडिया वाइज, स्टेट्स गेट 26% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम सेंटर। कुछ कुछ राज्यों को अप टू 50% मिलता है। तो इससे क्या हुआ, भारत में केंद्र सरकार के हाथ में पॉलिटिकल ताकत बहुत भयंकर आ गई, जिसका मिसयूज कैसे हो सकता है ये हम 1950 से 2021 तक देख रहे हैं। कुछ राज्य जो है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, वो भारत के टैक्सेस का 72% देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश देता है केवल 3% और ले जाता है 17%। तो राज्य बहुत ज़्यादा नाराज हो रहे हैं कि भाई हमने क्या गलती की है, क्या हम ज़्यादा कमा के दे रहे हैं, ये हमारा पाप है जो हम
सबसे ज्यादा दे रहे हैं और हमको मिल उत्तर प्रदेश से कम रहा है, तो ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई। हर 100 रुपया जो टैक्सेस में दिया जाता है, दक्षिण भारत को उसमें से 51 रुपीज वापस मिलता है और बिहार को 200 रुपए मिलते हैं। तो ये तो क्रॉस सब्सिडी हुई ना। तो साउथ के सारे स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि हम फिर कमा किसके लिए रहे हैं। और इसके बाद उनको जिस चीज से बहुत गुस्सा आता है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में ताकत, राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। और 2026 का जो परिसीमन शुरू होने वाला है उसमें तो ये और बढ़ जाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर राज्य बोलेंगे कि देन इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस टू कीप कंट्रीब्यूटिंग। ये आने वाले समय के राजनीतिक भूचाल का आगाज है और ये कोई छोटा मोटा भूचाल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल भूचाल हो जाएगा और इसको सरकार को रोकना चाहिए। उसे रोकने का सबसे बढ़िया क्विक नॉन वायलेंट तरीका है, राज्यों को आज़ादी दे दीजिए कि आप अपने अपने डायरेक्ट टैक्स खुद कलेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, पोस्ट पैंडेमिक एरा में जहां इतना स्ट्रेस है, राज्य खुश हो जाएंगे कि चलो हमको हमारी आज़ादी मिल गई। नहीं तो ये आपस के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आया दोस्तों? तो बताइए हमें बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का अंतर, और क्या आप इस सजेशन से एग्री करते हैं और आपको लगता है जीएसटी सिस्टम भारत में बहुत अच्छे से चल रहा है? इन सब चीज़ों पर अपने विचार रखिए। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीएसटी किस कंपनी ने बनाया, जीएसटी का जो पूरा पोर्टल है नेटवर्क, उस कंपनी का नाम भी बताइए। 6 जुलाई से एस&टी क्रैकर कॉम्बो आ रहा है और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। आप हमारे इन कोर्सेस में ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स की हमारी अद्भुत सीरीज है सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। इसके आपको मंथली और हायर सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं पीटी की साइट पर और यूट्यूब पर। आप ये जो सेशन देख रहे हो, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप हमारा मंथली सेशन ट्राई कर सकते हो। आप अगर सीए बूस्टर में 1 महीने के लिए ज्वाइन करोगे तो ऑलरेडी पहले दिन आपको इसमें 252 सेशंस रेडी मिलेंगे। तो आपको एक पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार पहले दिन से मिलता है और फिर हर महीने 20 नए सेशंस मिलते हैं। और ये तो बिल्कुल ही हाई लेवल की सिर्फ पढ़ाई यहाँ होती है सभी परीक्षाओं की। ट्राई कीजिए, आइए जुड़िए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और आपको गजब का लर्निंग मिलेगा। आई वेलकम यू टू सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10। और 8 जुलाई का इकोनॉमी क्रैकर भी है। टीम से बात करें, एनरोल करें। 2 खबरें लेते हैं। तो हमने आपको बताया था इब्राहिम रईसी साहब बन गए हैं प्रेसिडेंट। आप अभी तक हेड ऑफ जुडिशरी थे, अल्ट्रा कंजर्वेटिव शिया क्लेरिक आप रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर जेसीपीओए के टूटे हुए टॉक्स फिर से शुरू हो जाए। और इन्होंने प्रेसिडेंट रूहानी को रिप्लेस किया है। रूहानी साहब वो मध्यम मार्गी व्यक्ति थे जिन्होंने जेसीपीओए की न्यूक्लियर डील ओबामा के साथ करने में बड़ा रोल निभाया था। रईसी ये भी बोल रहे हैं कि सऊदी अरब से रिश्ते ठीक हो जाएं, हम तो यही चाहते हैं, और रिश्ते 5 साल पहले टूट गए थे। वो बोलते हैं न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम हो लेकिन ईरान का फ़ायदा हो। तो बाइडेन से मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं ईरान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है क्योंकि बाइडेन के आने के पहले ट्रंप ने सैंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। प्यारे साथियों, आज की आखिरी खबर है, डेड बॉडीज इन गंगा डिड नॉट डैमेज। तो ऐसा है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में एक पिटीशन लगी, लोगों ने प्राइवेट कंप्लेंट्स वहाँ पर की थी कि भाई ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गई थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, कि इतनी हज़ारों मरी हुई जो ये बॉडीज़ हैं, सारी डेड बॉडीज़ हैं, लाशें हैं, शायद इनमें से कई कोविड की भी हो सकती हैं, गंगा जी में बह रही हैं। तो गंगा का तो पानी खराब हो गया, वायरस फैल गया और पॉल्यूशन फैल गया। तो एनएचआरसी से ये शिकायतें शुरू हुई और फाइनली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र सरकार, जल शक्ति, सबको नोटिस भेजा कि बताओ भाई है क्या। तो जल शक्ति ने बोला बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई डिटेरियोरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो टेंशन लो ही मत, खत्म करो। और क्लेम उन्होंने ये किया कि जो पीएच लेवल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, दे आर ऑल कंफर्मिंग विद बेदिंग वाटर क्वालिटी। तो मतलब गंगा तो एकदम बढ़िया जा रही है, आप टेंशन लेना छोड़ दो सर, बीपी बढ़ जाएगा। और उसके अलावा ये भी कंप्लेन आई थी कि जरा चेक करो सार्स का वायरस तो नहीं घुस गया सब पानी में, क्योंकि इतनी डेड बॉडीज घुसी हुई हैं। तो स्टडीज चल रही हैं, अभी तक पब्लिक में उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो आप सबको बधाई, गंगा जी गंदी नहीं हुई है, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों, और अपने साथियों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम कल भेंट करेंगे। नमस्ते, जय।